की इजाजत देनी है या नहीं, फैसला इत्तेहादी करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर रोकने का फैसला हुआ तो इन्हें घरों से भी नहीं निकलने देंगे। अफरा तफरी की कोशिश की गई तो गिरफ्तारियां होंगी। PKLI के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बहाल कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान के पत्थर दिल की वजह से अस्पताल के 3 साल जाया हो गए। मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वालों को कौम मुआफ नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं, ये लोग इस्लामाबाद मक्खियां मारने आएंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सियासी लिहाज से इमरान खान एक लाश है, 1 करोड़ लोग भी खड़े हों तो ये लाश जिंदा नहीं हो सकती। फजलुर रहमान ने मुझे और इमरान खान को कत्ल की धमकी दी। शेख रशीद कहते हैं ये लोग मुझे कत्ल करवाकर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जो चोर समझते हैं FIA में अपना प्रोसिक्यूटर लगाकर हमजा और शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद नहीं होने देंगे, ये उनकी भूल है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इमरान खान ने डिक्टेशन नहीं ली, डिक्टेशन ना लेना ही उनके गले में पड़ गया। शौकत तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं नून लीग से मुल्क नहीं चल रहा, मजबूत निगरान हुकूमत लाना ही दरपेश सियासी सूरत हाल का वाहिद हल है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। हमजा शहबाज पर भरपूर एतमाद के इजहार की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। और गुड़ वाली चाय पीना सेहत के लिए मुफीद नहीं, माहिरीन का कहना है अगरचा गुड़ फवाइद से भरपूर है लेकिन दूध के साथ इसका इम्तिजाज नुकसानदेह हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का 25 मई को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। इमरान खान ने कहा कि जितनी देर भी इस्लामाबाद में रहना पड़ा रहेंगे, ये सियासत नहीं जहाद है, जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। 25 मई को इस्लामाबाद में मिलूंगा। 3 साल इन सारों की ब्लैकमेल बर्दाश्त की, साढ़े 3 साल उन्होंने मेरे ऊपर हर किस्म की ब्लैकमेल की कि किसी तरह इनके करप्शन केसेस मैं माफ कर दूं, मैं इनको NRO दे दूं। 3.5 साल इन्होंने धरना और कभी कुछ और कभी कोई थ्रेट देते थे। 3.5 साल सिर्फ इनका 1 पॉइंट एजेंडा था, असेंबली नहीं चलने देते थे, सिर्फ एक चीज चाहते थे जो इन्होंने FATF के लेजिस्लेशन के बीच में पूरा एक वो डॉक्यूमेंट दे दी, 34 चेंजेस उसके अंदर जो नैब लॉज के अंदर 34 चेंजेस, यानी नैब खत्म करने की, जो अभी भी फिर कोशिश करेंगे। सिर्फ इनका मकसद अपनी चोरी करना, पहले इन्होंने चोरी की वो बचाई, अब फिर चोरी करी, अब ये चाहते हैं बचाए। इसलिए अपनी सारी कौम को मैं दावत देता हूं 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया है, उधर मैं आपको मिलूंगा 3 बजे दोपहर के। और मैं चाहता हूं कि सारे उस तरह निकले कि आपने वहां 3 बजे पहुंचना है, उधर मैं आपको मिलूंगा। मैं अपनी सारी
خواتین کو انوائٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی بھی جو میں نے دیکھی ہے کہ جو غصہ خواتین میں ہے، یہ جو ہمارے ملک سے ظلم کیا گیا، میں نے کبھی اس طرح کا نہیں دیکھا. میں نے جتنے بھی میں نے جلسے کیے ساری جگہ میں نے ان کو دیکھا. اپنے بچے، سٹوڈنٹس، میں ہر شعبے سے چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں، کیونکہ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ جہاد ہے. یہ ظلم کے خلاف، یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو. اس میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ، اور میں نے اپنی ساری ٹیم کو کہا ہے کہ ہم نے نہ جیل دیکھنا نہ کچھ دیکھنا، ہم نے اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی صورت اس ظلم کو، اس قوم کے اوپر جو انہوں نے ہماری آزادی کے اوپر جو واردات کی ہے اور جس طرح کے چوروں کو اوپر لے کے آئے، ہم کبھی کسی صورت ان کو تسلیم نہیں کریں گے. ہمیں جتنی دیر وہاں رہنا پڑے اسلام آباد میں ہم رہیں گے. ہم جتنی بھی دیر ہم وہاں رہیں گے، ایک چیز ہم چاہتے ہیں، کس دن اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی اور الیکشن ڈیٹ. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. الیکشن ڈیٹ چاہیے ہمیں اور اسمبلی ڈیزالو. ہم نے کوئی اور دوسری چیز نہیں ماننی. ہم صاف اور شفاف الیکشن، میں پھر سے کہتا ہوں، الیکشن ڈیٹ، اسمبلی ڈیزالو اور الیکشن بھی صاف اور شفاف. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو. جو بھی اگر قوم ان چوروں کو لانا چاہتی ہے بے شک لے آئے، لیکن کہ کوئی اور ملک باہر سے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد آنے کی اجازت دینی ہے یا نہیں، فیصلہ اتحادی کریں گے. اگر روکنے کا فیصلہ ہوا تو انہیں گھر سے بھی نہیں نکلنے دیں گے. افراتفری کی کوشش کی گئی تو گرفتاریاں ہوں گی، پھر قانون اپنا راستہ بنائے گا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ 28 مئی کو یوم تکبیر ہے. آج پاکستان کی بنیاد ایٹمی قوت ہے. اگر پاکستان اسلامی ایٹمی قوت نہ بنتا تو دشمن ہمیں زیر کر دیتا. 28 مئی کے جلسے کی تیاریاں کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی. اگر حالات مناسب نہ ہوئے تو حمزہ شہباز نمائندگی کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا کسی کے ساتھ اس وقت الیکشن کا الحاق نہیں ہوا. ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے. ملک کا اس وقت بٹھا بیٹھ چکا ہے. متحدہ اتحادی کا فیصلہ ہے. حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے، قانون اپنا راستہ لے گا. شری مزاری نے زرعی اطلاعات والی اراضی جعلسازی سے اپنے نام کروا لی. گرفتاری تفتیشی افسر کا معاملہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ IMF سے غلط معاہدہ کیا گیا. کاش ہمارے لیے بھی کبھی دن کو 12 بجے عدالت لگے. لانگ مارچ کی کال پر اتحادی لیڈروں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ان کو روکنے کا فیصلہ ہوا تو ان کو گرفتار بھی کریں گے. سائبر ایکٹ موجود ہے لیکن مؤثر نہیں. اس قانون کو مل بیٹھ کر تبدیل کرنا ہوگا. بہاولپور صوبہ بحالی کے حق میں ہے. PKLI کے چیئرمین بورڈ آف گورنرز کو بحال کر دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کے پتھر دل کی وجہ سے ہسپتال کے 3 سال ضائع ہو گئے. عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں مخالفین کو دیوار سے لگایا. ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ کا اپنا شکر نہیں ادا کر سکتا. میں ساری عمر سجدے میں پڑا رہوں کہ اس ایک مہینے میں رمضان شریف میں آپ نے دیکھا کہ سستا آٹا بھی ملا اور چینی بھی 70 روپے رمضان بازاروں میں مہیا ہوئی. آج مجھے بتایا گیا ہے کہ پورے پنجاب میں کتنا روپے بھی 490 روپے کے اوپر سبز بوری جو پورے پنجاب میں دی جا رہی ہے اور اربوں روپے کی سبسڈی مہیا کی جا رہی ہے. مجھے بتائیں کہ جو نیا پاکستان کی جو شخص بات کرتا تھا اور ایک نئی امید کی بات کرتا تھا اور شفاف چلی کی بات کرتا تھا اور ایک نئے پاکستان کی بات کرتا تھا، ایک بتا دیں ان کا پاکستان کے اندر قدم اور فیصلہ جس سے سبسڈی دی گئی ہوئی عوام کو، یعنی 3.5 سال مہنگائی کے چکی میں عوام پس گئے، غریب آدمی بالکل رول گیا اور زندگی ان کے اوپر تنگ ہو گئی. ان کے پاس ایک لمحہ نہیں تھا کہ ایسے ہسپتالوں میں آ کے بہتری کرتے اور نئے ہسپتال بناتے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دوبارہ میں نے ڈاکٹر سعید اختر کو جو ہی میں نے یہ منصب سنبھالا خادم پاکستان کا، ان سے رابطہ کیا. یہ امریکہ میں تھے، یہ تشریف لائے، ان کی اہلیہ کو بیچاری بیمار، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آج انہوں نے دوبارہ یہ چارج سنبھالا ہے اپنا چیئرمین کا اور ساتھ ان کی بڑی
عظیم ٹیم ہے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ڈاکٹر صاحب واپس آئیں گے اور یہاں پر دکھ انسانیت کا جو غریب ہیں, جو پیسے, جو وسائل جن کے پاس نہیں ہیں اور زندگی ان کے اوپر تنگ ہے, ان کے اوپر فری علاج ہوگا. جو کچھ پیسے دے سکتے ہیں وہ دیں, اور جو اللہ نے جن کو بہت وسائل سے نوازا ہے اور بہت وسائل دیے ہیں وہ اپنا پیمنٹ کریں گے اور علاج کروائیں گے. یہی مروجہ طریقہ ہے پوری دنیا میں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 3 سال اس ہسپتال کے ضائع ہو گئے. نہ جانے کتنے سینکڑوں مریض اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے جن کا علاج ہو سکتا تھا صرف اور صرف خان صاحب کی, عمران نیازی کی ہٹ دھرمی اور ان کے پتھر دلی کی وجہ سے. پتھر دل, اگر دل میں انسان کا دل ہوتا تو پھر جناب اٹھتے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ فلاں نے بنایا, یہ پاکستان کا ہے اور یہ عوام پاکستانی ہیں جن کا حق ہے کہ ہمیں وہاں پر سب اپنا تعلیم کے علاج کی سہولیات ان کو ملیں. بدقسمتی یہ ہے کہ 3 سال انہوں نے ضائع کر دیے. اور یہ ہسپتال کی مشینری جو جدید ترین مشینری ہے, اربوں روپے کی سرمایہ کاری, اس غریب قوم کا جو پیسہ ہے جو انہوں نے خون پسینے سے کمایا ہے, اس کے ذریعے یہ جدید ترین مشینری آئی, ہر چیز مہیا کی گئی, باہر کے ایکسپرٹس آئے, انہوں نے اس کی مانیٹرنگ کی. لیکن 3 سال ہسپتال. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر شامل کریں گے. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی کوئی اہمیت نہیں. یہ لوگ اسلام آباد مکھیا مارنے آئیں گے. سیاسی لحاظ سے عمران خان ایک لاش ہے. 1 کروڑ لوگ بھی کھڑے ہوں تو بھی یہ زندہ نہیں ہو سکتی. عوام کی وہ مرضی جس مرضی کا حق اللہ نے ان کو دیا ہے. جب اللہ انسان کو ایک فیصلہ کرنے کا حق دیتا ہے, وہ حق ایک طاقتور انسان ان سے آسان آ گیا. جمہوریت مرد آباد, جمہوریت کفر ہے. اس جہالت کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. آپ کے مسائل ہیں, آپ کے مراعات ہیں, وہ آپ سے چھین لیے گئے. تو اسی صوبے میں گدور انڈسٹریل زون کیوں بیٹھ گیا؟ دی ہوئی مراعات آپ نے چھین لیے ان سے. پھر یہی مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ظلم صرف ایک علاقے کے ساتھ کیوں ہوتا ہے, یہ زیادتی ایک زبان بولنے والوں کے ساتھ پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے, یہ زیادتیاں ایک خاص قومیت کے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں. اور جب پاکستان کی پیداواری صلاحیت ختم ہوگی تو پھر آپ بتائیں بازار میں کہاں سے مال آئے گا, مارکیٹ میں کیسے مال آئے گا. عام آدمی کی خرید کے لیے اگر جیب میں پیسہ ہو بھی تو مال نہیں ہے, اور جب آئے گا تو طلب زیادہ ہوگی, رسد کم ہوگی, مہنگائی بڑھے گی. تو یہ وہ مسائل ہیں اس وقت جو قبائل کے حوالے سے ہمیں درپیش ہیں. میں اب بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو مسائل ہیں, جب میں اس وقت بھی آپ کے حق میں لڑ رہا تھا تو نواز شریف کی حکومت تھی اور ہم ان کے اتحادی تھے. میں نے پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ میں کسی حکومت کا اتحادی ہوں تو اب میں اس میں عوام کی بات نہیں کروں گا, میں اس میں اختلاف رائے نہیں کروں گا. اور انشاءاللہ اب بھی میں آپ کی آواز اپنی حکومت کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاؤں گا, اور میں اپنی کوشش پوری طرح ہمارے آپ کے ساتھ ہوگی. ہم جس طرح پہلے آپ کے صف میں تھے آج بھی آپ کے صف میں ہیں. ہم پہلے بھی آپ کی جنگ لڑ رہے تھے, آج بھی آپ کی جنگ لڑیں گے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی تقریر میں مجھے اور عمران خان کو براہ راست قتل کی دھمکی دی ہے. شیخ رشید نے کہا کہ چور سمجھتے ہیں کہ FIA میں اپنا پروسیکیوٹر لگا کر شہباز شریف اور حمزہ پر فرد جرم عائد نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کی بھول ہے. تھوڑے دن انتظار کریں, 31 مئی تک اہم فیصلے آنے والے ہیں.
शेख रशीद का कहना था कि मैंने मारगिला थाना में 22 अफराद के उजरती कातिल के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी है। ये मुझे कत्ल करवाकर मुल्क में इंतशार चाहता है। इन्होंने मजीद कहा कि आसिफ जरदारी ने नून लीग के हाथ पांव बांधकर सियासी तौर पर लक्ष्मी चौक पर दे मारे हैं। ये जो इत्तेहादी मीटिंग करेंगे हमें सब इल्म है। इन्होंने इन इदारों से भीख मांगी है जिनको 14 मरतबा लंदन, शेखुपुरा और गुजरावाला में कॉल दी। अब ये उनके जूतों में पड़े हुए हैं। उनसे ये 1.5 साल की गारंटी मांग रहे हैं जो नहीं दिए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। मुनहरीफ रुकन पंजाब असेंबली फैसल खान न्याजी ने इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग नून के मुनहरीफ अरकान पंजाब असेंबली की जानिब से इस्तीफे देने का सिलसिला शुरू हो गया। खानेवाल से रुकन पंजाब असेंबली फैसल खान न्याजी ने अपना इस्तीफा स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को भेज दिया। फैसल खान न्याजी ने कहा कि खुशी और होशो हवास से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। मुस्लिम लीग नून की सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं। बहुत पहले मुस्लिम लीग नून से रास्ता जुदा कर चुका हूं। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पहला इस्तीफा आ गया है। मुस्लिम लीग नून के मजीद अरकान भी मुस्ताफी होंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इमरान खान ने डिक्टेशन नहीं ली और डिक्टेशन ना लेना ही उनके गले पड़ गया है। शौकत तरीन का कहना था कि हम मुल्की दरामदात को $32 मिलियन पर छोड़ कर गए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत के 1.5-2 माह में ही एक्सपोर्ट $10 बिलियन से कम हो गई। हमारे दौर में रिकॉर्ड टैक्स जमा किया गया और करंट खसारा 4% से कम था। हमने कोरोना के बावजूद मईशत को संभाला, सेहत कार्ड और कामयाब जवान प्रोग्राम लाए। शौकत तरीन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के दौर में अफरात-ए-ज़र में इजाफा हुआ। भारत ने गुज़िश्ता रोज पेट्रोल की फी लीटर कीमत में पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 25 रुपए कमी की। पाकिस्तान को मार्केट कह रही है कि फैसला करें, लेकिन ये लोग अभी तक फैसला ही नहीं कर पा रहे। असल बात यह है कि नून लीग से मुल्क चल नहीं रहा। इस तमाम सूरत हाल का एक ही हल है कि मजबूत निगरान हुकूमत लाई जाए। हम भी निगरान हुकूमत की मदद करेंगे और रास्ता दिखाएंगे। खबर शामिल करेंगे। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होते ही 6 जून तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असेंबली का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे तलब किया गया था, जो 2:15 बजे तक शुरू न हो सका। इजलास के एजेंडे में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक शामिल थी। सूबाई असेंबली से डी-सीट होने वाले अरकान को असेंबली की लिस्ट से खारिज कर दिया गया था। पुलिस ने आज पंजाब असेंबली का कंट्रोल संभाले रखा। तमाम दरवाजों पर एहलकारों की भारी नफरी तैनात रही। इजलास के इनकास से मुतालिक सख्त तनाज़े के सबब दिन भर सूरत हाल बदलती रही। नून लीग के अरकान को असेंबली में दाखिले की इजाजत दे दी गई, जो स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ नारेबाजी करते हुए असेंबली अहाते में दाखिल हुए। ताहम बादशाह जब इजलास शुरू हुआ तो ऐवान में एक भी नून लीगी रुकन मौजूद नहीं था, जिसके सबब नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी अपने ही पार्टी अरकान से सख्त नाला दिखाई दी। दूसरी जानिब पीटीआई अरकान ने असेंबली में दाखिल होने की इजाजत ना मिलने पर दरवाजे पर धरना दे दिया, जिसमें साबिक सूबाई वजीर फयाज चौहान, राना शहबाज, नदीम अब्बास और दीगर अरकान शामिल थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली समीउल्लाह खान ने कहा कि हमारे ऐवान में आने से पहले इजलास खत्म हो गया था, अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए समीउल्लाह खान ने कहा कि हमारे ऐवान में आने से पहले इजलास की कार्रवाई खत्म हो गई थी। मेरा नाम पैनल ऑफ चेयर ने पुकारा, मगर हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। इन्होंने मजीद कहा कि इस तरह कभी नहीं हुआ कि ऐवान में दूसरी जमात के आने से कबल ही कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद दोबारा जमा करवा दी गई है।
पंजाब असेंबली के आज होने वाले हंगामा खेज इजलास में चेयरमैन ऑफ पैनल वसीम खान ने तहरीके अदम एतमाद के मुहर्रिक समीउल्लाह चौधरी के मौजूद न होने पर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक निपटा दी थी। इस पर मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दोबारा तहरीके अदम एतमाद जमा करवाने का ऐलान किया था। मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दोबारा तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी गई है। परवेज इलाही के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई, जिस पर खलील ताहिर सिंधु, मियां राउफ, समीउल्लाह खान और मिर्जा जावेद के दस्तखत हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर भरपूर एतमाद के इजहार की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। इजलास में सूबे की तरक्की को रोकने और हुकूमत को आईनी जिम्मेदारियां अदा करने में रुकावटें डालने के गैर जमहूरी इकदामात की शदीद मुजम्मत की गई है। इजलास में तहरीके अदम एतमाद के लिए आइन में मुकर्रर करदा 7 रोज की मुद्दत पर अमल न करने पर अफसोस का इजहार किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही पर अदम एतमाद का इजहार भी किया गया। करारदाद रुकन पंजाब असेंबली राना मशहूद अहमद ने पेश की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली राना मशहूद ने कहा कि परवेज इलाही के ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। साजिशी अनासिर चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम ना आए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना मशहूद ने कहा कि 2 माह से पंजाब में मकरू खेल खेला जा रहा है। ये किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं? मुल्क को क्यों चलने नहीं दे रहे? ये चाहते थे कि पंजाब मुआशी तौर पर दिवालिया हो जाए। अवाम को सस्ते आटे और चीनी की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। इन्होंने मजीद कहा कि हमेशा पार्लिमानी रवायत रही है कि पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होता है, मगर नहीं हुआ। ये बददियानती है। परवेज इलाही आईनी तौर पर जवाज खो चुके हैं। असेंबली के दरवाजे बंद रखें। आज हमने स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी है। उनका कहना था कि अब कानून अपना रास्ता लेगा। पंजाब दुश्मनी आया हो चुकी है, मकरू धंधा अरूज पर है। उनका पूरा जोर था कि किसान को इसके खून पसीने की कमाई ना मिले और दंगा फसाद हो। ये किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं? ये रोड़े अटकाते रहे। हमने आटे और चीनी की कीमत कम की, तुम अपनी चालें चलते जाओ। हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवाम की खिदमत करते रहेंगे। ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस में सर्द जंग जारी। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की एडवाइस को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। गवर्नर पंजाब की तैनाती के लिए वजीर आजम ने दूसरी समरी भी भिजवा दी। वजीर आजम ने अपनी समरी में लिखा कि बलीगुल रहमान ही गवर्नर पंजाब के लिए मौजू शख्सियत हैं। तकर्री की जाए, सदर मुमलिकत 31 मई तक बलीगुल रहमान की तकर्री की तौसी के पाबंद हैं। सदर मुमलिकत ने इत्फाक ना किया तो वजीर आजम की एडवाइस अज खुद लागू हो जाएगी। 1 जून को हुकूमत बलीगुल रहमान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क की जानिब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे के दौरान पीटीआई और नून लीग के कारकुनान के दरमियान झड़प। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ न्यूयॉर्क
और नकवी की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। पाकिस्तान की तरह पूरी दुनिया में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। इस मौके पर उनकी पाकिस्तानी काउंसलेट आमद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ USA की जानिब से एक बहुत बड़े मुजाहरे का एहतमाम किया गया। इस मुजाहरे का एहतमाम PTI न्यूयॉर्क के सदर अमजद नवाज और उनकी टीम की जानिब से इंतहाई मुख्तसर अरसे में किया गया। PTI न्यूयॉर्क की जानिब से मुकामी लीडर्स में खुर्शीद अहमद भल्ली, जमान आफरीदी, समीना हैदर, वसीम सैयद, अकरम अवान, हाशिम सिद्दीकी, खावर मसूद, फौजिया चुगताई, चौधरी अब्दुल कयूम, ज़ारा हाशमी, राजा इश्तियाक ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। इस मौके पर PTI USA के फोकल पर्सन सज्जाद बरकी खसूसी तौर पर टेक्सास से तशरीफ लाए, जबकि जॉनी बशीर वर्जीनिया से और नवीद मुडाइद न्यू जर्सी से खसूसी तौर पर इस मुजाहरे में शिरकत करने न्यूयॉर्क पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद के मौके पर PTI कारकुनों ने जबरदस्त नारेबाजी की। इस मौके पर इंतहाई नागवार सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब 11 हुकूमती पार्टियों की नुमाइंदगी करते हुए अकेले राजा रज़ाक PTI की रैली के दरमियान पहुंचे और इमरान खान के खिलाफ नाजेबा नारेबाजी शुरू कर दी। अपने कायद के खिलाफ नारों पर वहां मौजूद PTI कारकुन इंतहाई मुश्तिल हो गए, मगर PTI की मुकामी क़यादत ने सूरत हाल को बहुत मुश्किल कंट्रोल करते हुए राजा रज़ाक की जान बचाई। बाद अज़ां न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने राजा रज़ाक को वहां से निकाल बाहर किया। इस मौके पर PTI कायदीन का कहना था कि वो इस हुकूमत को बिल्कुल नहीं मानते और अपने कायद इमरान खान की जद्दोजहद में आखिरी दम तक उनके साथ हैं। से अगर 1 लाख भी पाकिस्तान वोट डालने के लिए चला गया तो हर एक की फैमिली और हर एक के दोस्त अहबाब कम से कम 100 हैं, तो करोड़ हम वही पूरा कर देंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज ये काफिला रुकेगा नहीं। और पाकिस्तान में इमरान खान साहब आपको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम दिल से जान से अपने बच्चों समेत आपके साथ हैं। कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए एहतजाज के शुरका का कहना था, ओवरसीज की बहुत ताकत है और तुम लोग हमारे जो कहते हो ना कि हमारे डॉलर चाहिए, हमारे वोट भी चाहिए, तो जिस दिन हमने डॉलर बंद कर दिया ना तो उस दिन आपको पता चलेगा ओवरसीज पाकिस्तानी की ताकत क्या है। चीज़ जो मैं समझता हूँ हम उसको कैंपेन बिल्ड करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एज अमेरिकन सिटीजन्स हम अपना राइट यूज़ करते हुए जो हमारे अमेरिकन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनको ये बताएं कि जो खबर हमें पाकिस्तान से आई है इंटरवेंशन की फ्रॉम डोनाल्ड लू, हम उस इंटरवेंशन को एक्सेप्ट नहीं करते, कंडेम करते हैं एंड वी आर डिमांडिंग कि हमारे लेजिस्लेटर्स जो हैं वो डोनाल्ड लू की इंक्वायरी करें और पता करें कि ये उसने ऐसा क्यों किया। ओवरसीज पाकिस्तानी इस हुकूमत को बिल्कुल मंजूर नहीं करते हैं। ये जो जरदारी की बेटी यहाँ पर आ गई है और हमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं और हम बिल्कुल ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी मुल्क की इस तरह बेहुरमती करें। और आज यहाँ पे लोगों ने साबित कर दिया कि इमरान खान आवाज़ दे और हमें कोई कहीं से कोई जो है इंस्ट्रक्शन नहीं थी। लोग एक दिन के नोटिस पे यहाँ पे हाजिर हुए हैं, यहाँ पे आए हैं, सबका बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क आमद के मौके पर न सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं बल्कि उनका ये भी कहना है कि हम अपना वोटिंग राइट किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। ऑन नकवी, कोहिनूर न्यूज़, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने चीनी हम मनसब वांग ज़ी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इजहार किया कि किसी को पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने चीनी हम मनसब वांग ज़ी से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। चीनी शहरियों पर हमला करने वालों को कटहरे में लाएंगे। इस मौका पर इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि पाक चीन दोस्ती न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी जरूरी है। किसी को पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। कबल अज़ीं दोनों रहनुमाओं के माबैन मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत और इक्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू हुई और दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का भी इजहार किया गया। मुलाकात के दौरान पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोर पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। मारूफ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि भारतीय जेल में कैद उनके शोहर को जहर देकर मारने की कोशिश की गई और 25 मई को उन्हें यकतरफा तौर पर सजा सुनाई जाने का इम्कान है। वजीर खारजा बिलावल उनका केस लड़ने में मदद करें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया ने मुतालबा किया है कि भारतीय जेल में कैद उनके शोहर की रिहाई के लिए सेक्रेटरी जनरल यूएनओ को फौरी नोटिस जारी किया जाए। कल जनेवा इंसानी हकूक कॉन्फ्रेंस में अपील जमा करवाने का आखिरी दिन है। मिशाल मलिक ने मुतालबा किया कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी यासीन मलिक का केस लड़ने में मदद फ्राहम करें। वक्त बहुत कम है क्योंकि यासीन मलिक के वकील राजा तुफैल को अचानक ब्रेन हैमरेज हो गया है और भारतीय अदालत ने 25 तारीख को सजा सुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। कश्मीरी रहनुमा की अहलिया मिशाल मलिक ने मजीद कहा कि भारतीय फिल्मों में यासीन मलिक को विलन और सबसे बड़ा जालिम दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब हमारी शादी को 13 साल होने के बावजूद खानदान को एक साथ रहने की इजाजत नहीं दी गई। भारतीय फोर्सेस की हिरासत में मौजूद हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की साहबजादी रजिया सुल्ताना का कहना है कि मैं अपने पापा को बचाना चाहती हूँ। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रजिया सुल्ताना ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा मेरे पापा यासीन मलिक का मामला देखें। इन्होंने कहा मेरे पापा यासीन मलिक कश्मीर के लीडर हैं, मेरे पापा कश्मीरी हैं, इसलिए भारत उनको मारना चाहता है। मैं अपने पापा को बचाना चाहती हूँ। याद रहे कि भारत की अदालत ने कई माह से भारतीय फोर्सेस को हिरासत में मौजूद हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को 19 मई को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया है। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान फराजीम शाह ने कहा कि 21 मई को तोगर के जंगलात में आग लग गई थी। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में मसरूफ हैं। शेरानी के जंगलात में आग बुझाने का काम जारी है। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का मामला। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और PUJ का एहतजाज। शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाज में सदर प्रेस क्लब आजम चौधरी, सेक्रेटरी जनरल PFJ राना मोहम्मद अजीम, जनरल सेक्रेटरी शाही चौधरी और अहम शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने कहा कि आज़ादी सहाफत पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि ये एक पर हमला सब पर हमले के बराबर है। आज़ादी सहाफत पर हमला कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुजाहिरे में सहाफी बरादरी में सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। FBI ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। आइंदा माली साल के लिए FBI टैक्स हदफ 7,255 अरब रुपए रखते हुए 1,155 अरब रुपए के इजाफी टैक्स की तजवीज पेश की गई है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए बराह रास्त टैक्स कीमत में 2,711 अरब रुपए, सेल्स टैक्स कीमत में 3,295 अरब रुपए की वसूली, जबकि पेट्रोलियम लेवी कीमत में 406 अरब रुपए की तजवीज पेश की गई है। वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा माली साल में विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए तकरीबन
700 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज ज़ेरे गौर लाई गई है। लाहौर के इलाके शादबाग से दिन दहाड़े लड़की अगवा, 4 मुसल्लह मुलजिमान ने 17 साल लड़की को असलहे के जोर पर अगवा कर लिया। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखेंगे, शादबाग का इलाका था जहां पर 17 साल ईशा जो है वो मैट्रिक का पेपर देने के लिए जब अपने भाई के साथ निकली तो 4 मुसल्लह अफराद ने उनको गन पॉइंट पर जो है वो सफेद रंग की गाड़ी में जो है वो डाल दिया और नामालूम जगह पर ले गए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो बाकायदा तौर पर कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। और फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए जो है वो 17 साल ईशा को गाड़ी में जो है वो बिठा के ले जाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ मैं बताता चलूं कि मुकदमा तो पुलिस की जानिब से दर्ज कर लिया गया है, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर ने जो है वो इसका एक्शन लिया और इसके अलावा वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के अलावा सीसीपी लाहौर ने भी जो है वो इसका एक्शन लिया, लेकिन ताहाल अभी तक मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सके। और आज जिस तरह से इतवार का दिन है और चीफ जस्टिस लाहौर ने जो है वो 6 बजे आज जो है वो अपनी अदालत खोल ली और वहां पर जो है वो तमाम पुलिस अफसरान को तलब कर दिया और पुलिस अफसरान जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर की मिन्नत समाजत करते रहे कि सुबह का टाइम दे दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने जो है वो इंतहाई बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जवां साला बची है, किस तरह से रात बाहर रहेगी, फौरी तौर पर जो है वो बाजियाब करवाया जाए। और आखिरकार मिन्नत समाजत के बाद रात 10 बजे का जो है वो टाइम किया गया है, दोबारा से जो है वो रात 10 बजे जो है वो समाअत होगी केस की। चीफ जस्टिस ने जो है वो नोटिस देते हुए आईजी पंजाब, इसके अलावा डीएजी इन्वेस्टिगेशन और एसपी इन्वेस्टिगेशन के अलावा थाने के अमले को भी जो है वो तलब किया और कहा कि फौरी तौर पर लड़की को बाजियाब करो और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाओ, जिस पर जो है वो पुलिस ने ताहाल अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया और ना ही लड़की को बाजियाब किया गया है। लेकिन 10 बजे जो है वो केस की समाअत दोबारा की जाएगी और उसमें बड़ा वाज़ेह कहा गया था आईजी पंजाब को कि मैं वज़ीर आज़म से भी अपील करूंगा कि जो है वो फौरी तौर पर ऐसे नालायक जो है पुलिस अफसरान है उनको जो है वो फौरी तौर पर हटाया। जिस तरह चीफ जस्टिस लाहौर ने कहा कि मेरी जो है वो वज़ीर आज़म से भी जो है वो मैं बात करूंगा कि ऐसे पुलिस का जो अमला है, जिस तरह से आईजी पंजाब है, सीसीपीओ है, ये बिल्कुल नकम्मे हैं, काम नहीं करते। लोगों की बच्चियां जो है वो सरेआम गन पॉइंट पर अगवा की जा रही हैं, लेकिन ये लोग सुबह का टाइम मांग रहे हैं, जिस पर जो है वो बरहमी का इजहार करते हुए आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर से जब कहा गया कि ये बच्ची है रात बाहर नहीं रह सकती, तो आईजी पंजाब ने कहा कि सुबह 10 बजे का टाइम दे दो, तो जिस पर कहा कि अगर आपकी बच्ची रात 12 बजे या 2 बजे तक रात बाहर घर से रहे, आपके दिल पर क्या बीतेगी। इसी तरह से गरीब आदमी जो है वो उनकी बच्ची अगर रात को घर नहीं आएगी तो उसके दिल और दिमाग पर क्या बीतेगी, रिश्तेदार किस तरह से बात करेंगे। ताहाल 10 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है। अभी कुछ ही देर बाद जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो केस की समाअत करेंगे, जो कि बाकायदा तौर पर उसका नोटिस लिया गया था, लेकिन मुकदमा तो जो है वो 365। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे खैरपुर नाथन शाह में शाहानी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद के कत्ल का मामला। कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर वुर्सा सरापा एहतजाज बन गए। 20 रोज कबल शाहानी बरादरी के 2 ग्रुप्स में मामूली बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में मुल्जिमान ने अब्दुल नबी और अली हैदर नामी 2 भाइयों को कत्ल कर दिया था। लवाहिकीन के आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने की अपील। सेवन शरीफ में लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मनमानियां, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ में कुछ दिन कबल वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो की जानिब से लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मसाइल को सुनने और उन मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए
ایک کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں ڈپٹی کمشنر نے عوامی مسائل سننے کے بعد ضلع جامشورو کے چاروں تحصیلوں کے مختار کار اور تپیداروں کو عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کا حکم دیا تھا، مگر بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ سندھ اور ڈپٹی کمشنر کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا۔ عوامی مسائل حل نہ ہو سکے مگر مختار کار سیون شریف اپنے آفس سے ہی اکثر غائب رہنے لگے۔ عوام شدید پریشان اور غیر یقینی والی صورتحال کا سامنا کرنا پر مجبور ہے۔ عوام نے رشوت خور اور نائل ریونیو عملداروں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے فی الفور عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر چیئرمین پبلک ٹرانسپورٹ لاہور عرفان خان نیازی کی جانب سے کنونشن کا انعقاد۔ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون پیر اشرف رسول نے خصوصی شرکت کی۔ مزید احوال کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ عرفان خان نیازی کے زیر انتظام پاکستان مسلم لیگ نون کے اعزاز میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ عرفان خان نیازی کا کہنا تھا کہ آج کا پروگرام ممبر صوبائی اسمبلی پیر اشرف رسول کے اعزاز میں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ عوام کی فلاح کے لیے کام کیا۔ آج ہم نے مل کر ساتھ چلنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس موقع پر میاں مشتاق احمد، حاجی ریاض احمد، چودھری بشیر احمد، راجہ اسلم ایڈوکیٹ، منیر احمد بھٹی، چاچا چودھری محمد بوٹا، محمد شبیر، رانا انعام الہی ایڈوکیٹ، عاطف خان نیازی، رائے سنی، محمد نعمان پلہ، چاچا علی بھٹی، رانا محمد باسط ایڈوکیٹ، ضیاء خان نیازی، حاجی محمد رب نواز، عزیز خان نیازی، منصور عباسی کے ساتھ اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین رئیس کے ساتھ کامران علی، کوہ نور نیوز، لاہور۔ لاہور لاڑی اڈہ پر سہولیات کا فقدان، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ سے۔ جی ثاقب، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے جنرل بس سٹینڈ لاری اڈہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتا ہے۔ جنرل بس سٹینڈ مسائل کا گھر ہونے کے باوجود انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگ گئی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر لاری اڈہ احمد رضا بٹ کی نااہلی کی وجہ سے جنرل بس سٹینڈ کی کرسیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ بیشتر پنکھے خراب ہونے کی وجہ سے مسافر سخت گرمی میں بیٹھنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں جس سے تعفن پھیلنے لگا ہے۔ جنرل بس سٹینڈ کی کنٹین پر ناقص اور غیر معیاری کھانے فروخت کیے جانے لگے ہیں۔ لاری اڈہ بس سٹینڈ کے اطراف میں تجاوزات کی بھرمار ہے جس سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے۔ لاری اڈہ ایڈمنسٹریٹر احمد رضا بٹ سے اس موقف لینے کے لیے فون کیا گیا تو حسب معمول انہوں نے فون اٹینڈ نہ کیا۔ جنرل بس سٹینڈ پر آنے والے مسافروں نے حکام اعلیٰ سے ایکشن لینے کی اپیل کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ ثاقب بٹ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں معتل شخص نے بیوی، بیٹی اور ساس کو قتل کرنے کے بعد خود کو بھی گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس میں مبینہ طور پر طلاق کے لیے کورٹ سے رجوع کرنے پر خاتون کو اس کے شوہر نے بیٹی اور ساس کے ہمراہ گولی مار کر قتل کر دیا۔ ٹیکساس پولیس چیف کا کہنا ہے کہ 4 جائے وقوع پر لاشیں پڑی تھیں جبکہ خودکار پستول اور گولی کے خول بھی برآمد ہوئے۔ خبر شامل کریں گے بنگلہ دیش اور بھارت میں شدید بارشوں کے نتیجے میں بننے والے سیلاب سے 57 سے زائد افراد ہلاک اور لاکھوں شدید متاثر ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے شمال مشرقی حصے میں لگ بھگ 2 دہائیوں کے بدترین سیلاب کے نتیجے میں 20 لاکھ افراد کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا ہے۔ بنگلہ دیش کے علاقے زکی گنج کے کم از کم 100 دیہات جنوبی مغربی بھارت میں دریائے براک کے اہم پشتے میں شگاف کے باعث داخل ہونے والے سیلابی پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ زکی گنج میں لوگوں کو سیلابی پانی میں ڈوبی شاہراہوں پر مچھلی پکڑتے ہوئے بھی دیکھا گیا، جبکہ کچھ افراد نے اپنے مویشی فلڈ شیلٹر میں منتقل کر دیے ہیں۔ گڑ والی چائے پینا صحت کے لیے مفید نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ گڑ فوائد سے بھرپور ہے، اس میں وٹامنز، فاسفورس، آئرن، میگنیشیم اور پوٹاشیم ہوتا ہے، لیکن دودھ کے ساتھ اس کا ملاپ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق کھانوں کا غلط امتزاج انسانی نظام ہاضمہ کو متاثر کرتا ہے۔ دودھ ٹھنڈا ہونے کے دوران گڑ گرم ہوتا ہے اور جب آپ گرم طاقت والے کھانے کو ٹھنڈے طاقت والے کھانے کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ کھانے کے غلط امتزاج سے سوزش اور جلد کی خرابی سے لے کر قوت مدافعت کی بیماریوں تک صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
खबरों की तफसीलात आपने जानी। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।